स्टूडेंट। क्लास 8 सिविक्स की बुक चल रही है हमारी और थर्ड चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे जिसका नाम था हमें संसद क्यों चाहिए, उसमें हम अपने लेसन को आगे बढ़ा चुके हैं। संसद क्यों चाहिए ये जानते हुए हमने संसद की भूमिका को डिस्कस करना शुरू किया था। ठीक है, संसद के बारे में बताया था कि हमारे देश की जो संसद है, जो हमारी देश के भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माती संस्था के रूप में हमने उसको बताया था, जिसके 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। साथ ही में बताया था कि राज्यसभा और लोकसभा के अंदर निर्वाचित सदस्य होते हैं जो हमारे द्वारा वयस्क मताधिकार के प्रयोग से चुने जाते हैं। आपको मैंने बताया था लोकसभा के अंदर हमारी 545 सदस्य होते हैं, जिसके अंदर से 543 सदस्य जो होते हैं वो जनता द्वारा चुने हुए होते हैं, यानी निर्वाचित सदस्यों की संख्या तो होती है 543, और 2 सदस्य जो होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, साथ ही में राज्यसभा के बारे में बताया था जिसमें हमने बात की थी 233 सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बताया था, मैंने आपको अंडरलाइन करके भी बताया था कि देश का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बाद में बता रही हूँ कि देश में राज्यसभा, जिसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं, उसका सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है, और लोकसभा जो होती है उसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष है, जो निर्वाचित सदस्यों में से ही बनाया जाता है। ठीक है, तो ये 2 सदनों के बारे में बात कर चुकी हैं। ये सदन जो होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, क्या क्या करते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा था कि जो हमारी संसद होती है, जिसके जो उम्मीदवार जो निर्वाचित होते हैं, जिसे कि हम एमपी या सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सांसद कहते हैं। आप सभी ध्यान रखें, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए चुने जाते हैं, यानी लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनको हम सांसद कहते हैं, और जो राज्य में विधानसभा के लिए चुने जाते हैं उन्हें हम विधायक कहते हैं, यानी एमएलए। ठीक है, समझ में आ गया? तो जो ये सांसद होते हैं यही मिलकर क्या बनाते हैं? संसद को बनाते हैं और संसद को चलाते हैं। ठीक है, तो संसद क्या क्या कार्य करती है उसके अंदर हमने राज्य सरकार का चुनाव करना, इसके बारे में हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया था, जिसमें आपको बताया था कि हमारे जितने भी चुने हुए व्यक्ति होते हैं वो एक कार्यपालिका का इसमें चुनाव होता है। जो सरकार बहुमत में होती है, जो राजनीतिक दल या तो स्वयं अकेला या किसी मिले जुले दल के साथ यानी गठबंधन का जोड़ बनाकर सरकार बनाता है, तो वह व्यक्ति जो होता है वह कार्यपालिका का चुनाव करता है, और कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए कानूनों को लागू करने में अपना कार्य करती है। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वह लोकसभा में जो ये सत्ताधारी दल होता है जो बहुमत में जीत कर आता है उसका मुखिया होता है, और ये अपने कार्यों को चलाने के लिए अपने अलग अलग विभागों को सरकारी कामों का जिम्मा सौंपता है। चलिए, आज हम साथ ही में मैंने बताया था कि राजनीतिक दल जो होते हैं ये क्षेत्रीय भी होते हैं, राष्ट्रीय दल भी होते हैं हमारे। ये सभी अलग अलग क्षेत्रों से निर्वाचित होकर मताधिकार के प्रयोग से जीत कर आते हैं, और जो बहुमत में जो गठबंधन होता है वह अपनी क्या बनाता है? सरकार बनाता है। ये अकेली राजनीतिक पार्टी जैसे कांग्रेस आई है, बीजेपी भी हो सकती है, तो कई बार ये अकेली बहुमत प्राप्त नहीं करती है, तो ये मिली और राजनीतिक दलों के साथ साझा सरकार बनाती है, जिसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं, और अपने देश के प्रशासन को चलाने में सहयोग करती है। दूसरा पॉइंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो संसद के कार्यों में आता है, वो होता है सरकार को नियंत्रित करना और उनको डायरेक्शन देना, उनको इन्फॉर्मेशन यानी मार्गदर्शन देना और जानकारियाँ देना। जब संसद में सत्र चल रहा होता है ना, सत्र चलते हैं बेटा, सत्र चलते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं? जितने भी सांसद होते हैं वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, और प्रश्नकाल की एक व्यवस्था बनाई गई होती है जिसके अंदर सांसद क्या करते हैं? सरकार से उनके काम काज के बारे में जानकारियाँ लेते हैं। संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। देखिए, जो सांसद होते हैं वो सरकार से क्या करते हैं? प्रश्नकाल के दौरान अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न पूछने का कारण होता है कि वे कार्यपालिका को नियंत्रित करें। सवालों के माध्यम से सरकार की जो भी कार्य उन्होंने किया है वो सही है या गलत है, उसमें कोई कमियां हैं तो उसके प्रति वह उसको आगाह करते हैं। इस तरह सरकार को जनता के प्रतिनिधि यानी सांसद के जरिए जनता की राय जानने का क्या मिलता है? मौका। सरकार से सवाल जब पूछे जाते हैं तो संसद की अंदर जो सांसद हमारे जो निर्वाचित सांसद आते हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती है कि वह
एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। हमारे लोकतंत्र जो है उसमें स्वस्थ संचालन हो, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है विपक्ष में बैठे हुए विपक्षी दल की। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं, उनके ऊपर वाद विवाद करते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाने का भी प्रयास करते हैं। यानी विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष होना देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कुछ करते हैं और उसका कोई विरोध नहीं होता, उसकी कमियों को अगर किसी को बताया नहीं जाता तो सुधार की कोई संभावना नहीं रहती है। इसलिए विपक्ष जो होता है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये सरकार की जो नीति कार्यक्रम है उसकी समीक्षाएँ करते हैं, उनकी कमियों को उजागर करते हैं और कुछ जो अच्छा कराना चाहते हैं उस नीतियों के लिए क्या करते हैं, जन समर्थन भी जुटाते हैं। अब हम चल रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक प्रश्न पत्र के दौरान जो प्रश्न पूछा गया सांसद के अंदर उसका एक ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। 2007 में पूछा गया था ये प्रश्न, जिसमें विद्यालय में जंक फूड विषय था और उसके अंदर पूछा गया क्या कांग्रेस बाल विकास मंत्री से पूछा गया, महिला बाल विकास मंत्री से कि प्रश्न पूछा है कि क्या आपने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट्स के अंदर सभी राज्य सरकारी विद्यालयों में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाने या पोषक मानक विकसित करने के लिए कहा है? अगर कहा है तो उसका ब्यौरा हमें दें। दूसरा, क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त मानकों की अनुपालना सुनिश्चित की गई है? यदि है तो उसका ब्यौरा दें। तो उसके जवाब में जो बाल विकास मंत्री हैं, महिला मंत्री हैं, वो जवाब देती हैं कि हमने इस तरह का कोई भी अभी कार्य नहीं किया है। उन्होंने बोला है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य सरकारों को पत्र लिख के कहा है कि वे अपने विद्यालय की पोषण नीति तैयार करें और दिशा निर्देश जारी करने पे विचार विमर्श करें। ठीक है, तो जब उन्होंने यही काम नहीं किया तो अगले 2 प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होता। तो नीचे आपके सामने लिखा हुआ है कि कोई प्रश्न नहीं उठता। तो ये जो चीज़ है, प्रश्नकाल के दौरान जो सांसदों ने सरकार से प्रश्न पूछे हैं, तो ये करने के पीछे क्या है? देखिए कि जब आपसे कोई सवाल जवाब करता है तो उसको जवाब देने के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। इससे सरकार को क्या है, जो कर रहे हैं उसके बारे में फीडबैक मिलता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो सरकार इस चीज़ को लेकर क्या होती है, चुस्ती दुरुस्त से काम करती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित भी सभी मामलों पर संसद में मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती है। ये उन तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको सूचित करते हैं। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने के लिए हमारे जो चुने हुए निर्वाचित सांसद होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह भारतीय लोकतंत्र का क्या है, मुख्य आयाम है। तीसरा जो पॉइंट आता है, जो तीसरा कार्य हमारी सरकार करती है, वो है देश के अंदर संसद द्वारा क्या बनाए जाते हैं, कानून बनाने का भी कार्य किया जाता है। इस कानून के बारे में हमारा जो चैप्टर है आगे, वो पूरा संपूर्ण इसी टॉपिक पे है, जिसको हम अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये 3 काम आपको मैंने बताए कि किस तरह से पालिका जो होती है, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, सरकार को नियंत्रित और मार्गदर्शित करना, और तीसरा कानून बनाना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं संसद में कौन कौन लोग होते हैं। देखिए, संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों की संख्या है। आप देखेंगे तो कोई एक ही तरह का लोग नहीं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से, शहरी पृष्ठभूमि से हैं, क्षेत्रीय दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, कई तरीके के निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है जिसमें ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा दिखाई गई है। बहुत सारे क्षेत्रीय दल के सदस्य भी अब आप देखेंगे तो हमारी इस राजनीतिक गतिविधियों के अंदर आगे आए हैं। जिन समूह और तबकों में अब तक संसद का कोई प्रतिनिधित्व था, वे भी चुनाव जीतकर आगे आने लगे हैं। यानी देखेंगे तो हमारे देश की जो पहली व्यवस्था थी, जब आप चुनावों के बारे में जानकारी लेंगे तो आपको जानकारी होगी कि पहले कुछ विशेष वर्ग के लोग ही चुनाव चुनकर आगे आते थे। धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों के, पिछड़ी जातियों के, अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक, इन सब लोगों ने अपनी अपनी राजनीतिक में हिस्सेदारियां बढ़ाई है। आपको एक तालिका जो मैं आप शो करने जा रही हूँ, इससे पता पड़ेगा कि लोकसभा में जो प्रतिशत होता है वोट डालने का, वो लगभग कांस्टेंट। पहले जो पहली हमारी लोकसभा का चुनाव हुआ था 1951-52 में, उसमें 44.87 मताधिकारियों का प्रयोग किया गया था और धीरे धीरे ये बढ़ा। और आप देखेंगे तो अंत में जाकर देखेंगे तो लगभग ये 60% के आसपास ही बना हुआ है। यानी प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र अब हमारे पूरे समाज के लोगों पर सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। यानी लोग अभी भी हमारे देश के अपने मताधिकार का पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस बात
ये बात साफ दिखाई देने लगी कि हमारे हित और अनुभव अलग अलग हैं, तो एक समूह के व्यक्ति सबके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। यानी जो व्यक्ति वोट डाल रहे हैं तो ज़रूरी थोड़ी ना जो वोट डाल रहा है वो अपने समूह के लिए अपने बातों को रखने में सक्षम रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक और व्यवस्था बनाई है कि संसद के अंदर जो निर्वाचित क्षेत्र बनाए गए हैं उनमें से कुछ सीटों को हमारे लिए ST SC इन जातियों के लिए संरक्षित किया गया है। ऐसा करने के पीछे भी कारण है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में जहाँ पर इन जातियों का, इन समुदायों का वर्चस्व होता है, ये भी अपने उम्मीदवार को जिताकर अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करते हैं ताकि इनसे जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं, समस्याएं होती है, उनके बारे में ये क्या करें, संसद में आवाज़ उठा सके और अपने लिए न्याय की मांग कर सके। और यही व्यवस्था के चलते देश के अंदर अनेक निर्वाचित क्षेत्रों के अंदर क्या किया गया है, हमारे निर्वाचित क्षेत्रों को सुरक्षित सीट के रूप में आरक्षित किया गया है। अब बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए सीटों पर आरक्षण का भी हमारे यहाँ भी विचार विमर्श चला रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि संसद में महिलाओं का प्रतिशत आज भी बहुत मात्रा में कम है, जबकि देश की आधी आबादी महिलाओं की है। लेकिन अगर संसद की बात करें तो उसमें हम देखेंगे तो 9-10% महिलाएं ही संसद में पहुंच पाई है। और इसके लिए अभी हमारे यहाँ सुझाव पेश किए गए हैं, बहस जारी है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन संसद में उन्हें भी पूरी जगह मिलनी चाहिए ताकि वे भी महिलाओं के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके, उनके लिए आवाज़ उठा। इस तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारे देश ऐसी मुश्किल और असुलझे प्रश्नों से जूझ रहा है। क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रातिनिधिक है या नहीं? हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। तो बच्चों, आज ये चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके प्रश्न उत्तर हम आने वाले क्लास के अंदर हम करेंगे। आप सभी इसको ध्यानपूर्वक एक बार दोबारा से पढ़ें और इसमें जो बातें बताई गई है उनको समझने का प्रयास करें। मैं और थोड़ा सा 1-2 शब्द बता दूं, जैसे गठबंधन मैंने शब्द यूज़ किया था, आज मैं बताती हूँ गठबंधन क्या होता है बेटा। इसका मतलब होता है कि जब एक से अधिक राजनीतिक दल मिलकर, जब किसी सरकार किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना होता है और एक दल को नहीं मिलता है तो वे अनेक राजनीतिक दल मिलकर गठजोड़ बनाते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गठबंधन। ठीक है, तो गठजोड़ जो बनाते हैं उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है गठबंधन, और ऐसी सरकार जो बनती है उसको बोलते हैं हम गठबंधन की सरकार। ये आवश्यकता होती है बहुमत प्राप्त करने के लिए जब किसी एक राजनीतिक दल को चुनाव के अंदर स्पष्ट बहुमत, जो कि हमारे बताया गया है आपको कि किसी भी देश के अंदर सरकार को जब चुनाव किया जाता है तो उसको बहुमत प्राप्त करना होता है। बहुमत प्राप्त करने के लिए मैंने आपको बताया है कि जैसे हमारी लोकसभा में कम से कम 272 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। अगर ये कोई भी राजनीतिक दल अकेला नहीं बना पाता है तो वह अनेक राजनीतिक दलों का सहारा लेकर गठजोड़ करता है, जिसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्वीकृति की बात करते हैं। स्वीकृति देने का मतलब होता है किसी के पक्ष में काम करना। कोई भी विचार आता है, उस विचार पे हम लोगों की आस्था चाहते हैं संसद में, तो प्रतिनिधियों के माध्यम से औपचारिक सहमति उसमें दी जाती है। अनसुलझे सवालों की बात आते हैं। इसका ऐसी परिस्थिति होती है जिसका समाधान आज की तारीख में उपलब्ध नहीं होता है, यानी उसका कोई जवाब अभी हमारे पास तय नहीं हुआ होता है। इसको हम बोलते हैं अनसुलझे या अनसुलझे सवाल। ठीक है, ये हमने जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्न शब्द इसमें यूज़ किए गए हैं लेसन में, उसको भी हमने जान लिया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।